हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी सीजीएल एनालिसिस 2024 की हम फाइनली आपके लिए 9 सितंबर 2024 को आज फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जितने भी पूछे गए हमारे पास में पूरे के पूरे क्वेश्चंस आ चुके हैं। विद प्रूफ आपको हम बताएंगे चीजें। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगी। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। और गाइज आपका भी आने वाले अगर शिफ्ट में या आने वाले किसी भी दिन एग्जाम में तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सएप करें, ताकि हम आपको सबसे पहले सबसे सटीक और 100% जो एक्यूरेट एनालिसिस है वो आपको दे पाए। क्लियर है। तो आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये तन्मय जैन जी जो कि दिल्ली से हैं, राजीव शुक्ला जी जो कि यूपी से हैं, इसके अलावा निहारिका जी जो कि एमपी से हैं। तो इन तीनों ने काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए, यहाँ तक कि इन्होंने एग्जैक्ट और 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस बता दिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका भी एग्जाम हो तो जरूर से क्वेश्चन सेंड करिएगा, ताकि हम आपके लिए 100% एक्यूरेट एनालिसिस ले पाए और आपको यहाँ से ज्यादा चीजें पता चल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें हमारी एसएससी सीजीएल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया गाइस तो काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, और स्पेशल के तहत आपको नाम मात्र के शुल्क पर ये दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। 500 से अधिक टेस्ट डले हैं, फुल लेंथ टेस्ट, एफएलटी चैप्टर वाइज जो चैप्टर आपके एग्जाम आ रहा है तो चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट में डले हैं। आप जरूर से डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर के यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद में हम मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आपका करेक्ट आंसर 2001 हो जाएगा। लता मंगेशकर जी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 में। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 2001 में लता मंगेशकर जी को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लता मंगेशकर जी को 2001 में कौन सा रत्न दिया गया था? भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। अब क्वेश्चंस बताने का फॉर्मेट सबका अलग अलग रहता है, तो आप थोड़ा सा कॉपरेट होकर चलिएगा। देखिए, लता मंगेशकर के नाम से मशहूर है, हेमा मंगेशकर इनका नाम है। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को। क्लियर है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ, बेसिकली इंदौर में। याद रखिएगा, वह भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे बहुमुखी गायिकाओं में से एक है और संगीत की एक सामयिक संगीतकार हैं। उन्हें भारत के सबसे महान और सबसे प्रभावशाली गायकों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने 8 दशक लंबे करियर के दौरान भारतीय संगीत जो उद्योग है इसमें अपने योगदान के लिए क्वीन ऑफ मेलोडी, याद रखिएगा, क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और वॉयस ऑफ द मिलेनियम जैसे प्रतिष्ठित जो नाम है ये अर्जित किए। तो अगर आगे से क्वेश्चन आपसे बन जाए कि क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से किसे जाना जाता है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा, और आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि आपको ये नहीं पता है, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको सारी चीजें विद डिटेल्ड एनालिसिस करा रहे हैं। इसीलिए आपको यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और वॉयस ऑफ द मिलेनियम जैसे प्रतिष्ठित नामों से इनको जाना जाता है। स्वर कोकिला आपको सभी को बताइए उपनाम इनका। अपने करियर के दौरान उन्होंने जो है कई पुरस्कार और सम्मान जीते हैं। भारत सरकार की ओर से 1989 में यानी कि 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। राष्ट्र के लिए उनकी उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें 2001 से जो है 2001 में भारत रत्न जो सम्मान है इससे सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, 1989 में दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2001 में भारत रत्न इनको मिला था। लता ने मुख्य रूप से मराठी, हिंदी, बंगाली में गाया। हालांकि उन्होंने 36 से अधिक विभिन्न भारतीय भाषाओं और कुछ विदेशी जो भाषा हैं इनमें भी गाने रिकॉर्ड किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे बना है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपका बना है। 2021 के लिए टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? देखिए, दो लोगों ने भेजा इस क्वेश्चन को हमें और दोनों ने अलग अलग फॉर्मेट बताया। एक ने बताया पर्सन ऑफ द ईयर। तो पर्सन ऑफ द ईयर अगर पूछे जाए 2021 के लिए टाइम पत्रिका के, तो ये आपका एलन मस्क करेक्ट आंसर इसका होगा। बट कुछ बता रहे थे कि ऑप्शन में मोदी जी और इस तरह से ऑप्शंस मिले थे, तो हो सकता है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया होगा कि निम्नांकित में से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। अगर दोनों ऑप्शन में मिला था तो आपका उपरोक्त दोनों करेक्ट आंसर रहेगा। नरेंद्र मोदी मिला था तो नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा उन्होंने पहले नंबर पर या कुछ इस तरह से स्पेसिफिक और आपको जो हिंट दिया हो तो आपका नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। हमने दोनों चीजें आपको बता दी है। ये एलन मस्क वाला जो क्वेश्चन है ये भी याद रखिएगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को लग रहा है।
टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है एलन मस्क। इनको 2021 के लिए टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। तो याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और एलन जो है स्पेस एक्स के संस्थापक है और सीईओ भी हैं। और ब्रेन चिप स्टार्टअप न्यूरोलिंक इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म द बोरिंग कंपनी का नेतृत्व ये करते हैं। जो और निर्वाचित जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, इनको टाइम पत्रिका के 2020 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। तो याद रखिएगा, जो बाइडन और कमला हैरिस, इनको टाइम पत्रिका के 2020 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। तो 2020 का भी आप याद रखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर गाइस 2023 का भी पूछा जा रहा है, इसके अलावा पुराना भी पूछा जा रहा है। जैसे कि 2001 का पूछा गया लता मंगेशकर जी वाला, ये 2020-21 का क्वेश्चन बना है। इसके अलावा 1994 का भी कोई संगीतकार उनको अवार्ड मिला था, वो भी आपका बना था इस तरीके से। तो अब हम आते हैं मोदी जी पर। देखिए, टाइम की 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली जो व्यक्तियों की सूची है, इसमें 4 भारतीय हैं। कौन कौन? देखिए, 2021 की सूची में 2 भारतीय राजनीतिक नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। टाइम पत्रिका के वर्ष 2021 के लिए 100 सबसे प्रभावशाली भारतीय व्यक्तियों की जो सूची है, इसमें 4 व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पुणेवाला, इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और एशियन पैसिफिक पॉलिसी एंड प्लानिंग काउंसिल A3PCOL है ना, इसकी कार्यकारी निदेशक है मंजूषा पी कुलकर्णी। तो ये 4 लोग इसमें शामिल है 2021 के लिए 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के रूप में। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर आपका पल्लव वंश हो जाएगा। पल्लव राजवंश महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इसलिए हमने फर्स्ट में डाला है क्योंकि यही आपका ज्यादा हाईलाइट है, एसएससी का फेवरेट है, क्वेश्चन बनेगा आगे। तो पल्लव राजा थे महेंद्र वर्मन प्रथम, इनको पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, ये आप याद रखिएगा। पुल्लूर की लड़ाई चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव जो राजा थे पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव राजा थे महेंद्र वर्मन, इन दोनों के बीच में पुल्लूर या पोलीलूर शहर में लगभग हुई थी 618-19 में ये लड़ी गई थी। पुल्लूर की लड़ाई के नाम से इसको जाना जाता है। तो चालुक्य राज्य था पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव वंश के राजा थे महेंद्र वर्मन प्रथम। तो दोनों को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बने कि राजा जो पुलकेशिन द्वितीय है ये किस राजवंश का है, तो चालुक्य राजवंश आपको याद रखना है। महेंद्र वर्मन प्रथम एक पल्लव राजा था जिसने 7वीं शताब्दी की शुरुआत में आंध्र प्रदेश, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश है, इसके दक्षिणी भाग और वर्तमान जो तमिलनाडु है इसके क्षेत्रों पर भी शासन किया था। पुलकेशिन द्वितीय, देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो है वातापी के चालुक्य जो वंश था इसका सबसे प्रस्तावित शासक था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उनके शासनकाल के दौरान चालुक्य जो साम्राज्य इसका विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश जो दक्कन क्षेत्र है इसमें हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर से क्वेश्चन बना है बेसिकली ये, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? करेक्ट आंसर M.K. स्टालिन हो जाएगा आपका। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन इनका पूरा नाम है। ये एक भारतीय तमिल राजनेता है जो तमिलनाडु के 8वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत थे। उन्होंने 28 अगस्त 2018 से द्रविड़ मुन्नेत्र कगड़म पार्टी जो है इसके अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। 68 वर्षीय तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत M. करुणानिधि के पुत्र हैं। तो इनके नाम में M. मुथुवेल करुणानिधि, यही इनके पिताजी का नाम है, स्टालिन इनका नाम है। तो याद रखिएगा आप, इनका पूरा नाम भी हो सकता है आपसे बन जाए। इसके अलावा तमिलनाडु के जो पहले मुख्यमंत्री थे ये कौन थे? तो C.N. अन्नादुराई ये तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री थे। तमिलनाडु के बारे में कुछ हिंट आपको दे देते हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल। जैसे कि मुख्यमंत्री यहाँ के M.K. स्टालिन है और जो जून 2021 को बने। राज्यपाल कौन है? तो R.N. रवि हो जाएंगे। लोकसभा की 39 सीटें हैं यहाँ पर, राज्यसभा की 18 सीटें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन बना है ये भी आपका बैक टू बैक करंट अफेयर से क्वेश्चन बना है। अभी लेटेस्ट का वर्तमान में कौन क्या, दोनों क्वेश्चन वर्तमान में कौन क्या से है। तो आप वर्तमान में कौन क्या वाला जो टॉपिक है ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। वर्तमान में भारत के जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है ये कौन है? तो जितेंद्र सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितेंद्र सिंह एक भारतीय चिकित्सक और राजनीतिज्ञ है जो 2024 से 18वें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में सेवारत है। वे पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री भी हैं। साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक चिकित्सक भी हैं और मधुमेह और अंतःस्राव विज्ञान जो है इस पर काम करने के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। 1,24,373 मतों के बहुमत से उधमपुर से 18वीं लोकसभा के लिए ये चुने गए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन आपका बना है, देखिए ये जो क्वेश्चन है अभी हाल ही में आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हुई है उसमें भी पूछा गया। लठमार होली किस राज्य से रिलेटेड है? तो उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी फेमस है और हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन जो है
आपका बनता है। तो लठमार जो होली है यह किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। राज्य का स्पेसिफिक आपका स्थान पूछा जाता है तो वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है, बरसाना के लिए स्पेशली ये प्रसिद्ध है। तो लठमार जो होली है हिंदू त्योहार होली में मनाया जाने वाला एक स्थानीय उत्सव है बेसिकली ये। बरसाने की होली हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की शुक्ल जो पक्ष है इसकी नवमी के दिन मनाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में बरसाना और नंदगांव में लठमार होली मनाई जाती है। बरसाना और नंदगांव शहर जो है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। इस त्योहार के दौरान ब्रज मंडल के होली गीत शुद्ध ब्रज भाषा में गाए जाते हैं। और महाराष्ट्र में होली को जो है सिग्मा या फिर रंग पंचमी, 5वें दिन पर रंग के रूप में भी इसको जाना जाता है, तो महाराष्ट्र में इसको सिग्मा या रंग पंचमी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को 1996 में कौन सा पुरस्कार मिला था? स्वप्न चौधरी तबला वादक थे प्रसिद्ध, याद रखिएगा। 1996 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो पंडित स्वप्न चौधरी एक भारतीय तबला वादक थे। इनका जन्म हुआ 1947 में, 1947 जब देश आजाद हुआ उसी टाइम पर कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और उन्हें हिंदुस्तानी संगीत के लिए पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और वाद्य यानी कि तबला से सम्मानित किया गया। क्लियर है? उन्होंने अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्टिस्ट अवार्ड प्राप्त किया और उन्हें परक्यूसिव आर्ट सोसाइटी हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया। 1996 यानी 1996 में स्वप्न चौधरी को भारत के राष्ट्रपति हैं। इनसे जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये मिला, जो भारत में शास्त्रीय संगीत के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। 2019 में उन्हें भारत सरकार से भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका। तो पद्मश्री इनको कब मिला? 2019 में। 1996 में इनको मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 किससे से रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार यानी रिट अधिकार करने से रिलेटेड है अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 32 है इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार भी आप बोल सकते हैं। क्लियर है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार प्रदान ये करता है। इन रिट्स में जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट होती है, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट ये शामिल बेसिकली होती है। तो कौन कौन सी रिट होती है ये आप एक नजर देख लीजिएगा। आर्टिकल 32 के बारे में स्पेशली अगर डिटेल थोड़ी सी बताएं तो देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया। यह एक नागरिकों को उसके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है। इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में जाना जाता है और याचिकाओं के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय जाने का अधिकार भी ये देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो दो क्वेश्चन बैक टू बैक आपके अनुच्छेद के आर्टिकल से बने हैं। आर्टिकल वाला टॉपिक अच्छे से आप देख कर जाएं। ग्राम पंचायत के संगठन से रिलेटेड है अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से रिलेटेड है और यह प्रकट करता है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा। यह उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकारों से संपन्न करता है जो वहां उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएगा। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 43B जो है ये किससे रिलेटेड है? तो सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है अनुच्छेद 43B। अगला क्वेश्चन बना है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है ये डोडा बेटा, आपने नाम सुना होगा डोडा बेटा। तो भारत के तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी जो पर्वत है जिसे नीला पर्वत भी कहा जाता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि नीलगिरी जो पर्वत है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है नीलगिरी पर्वत, इसे नीला पर्वत भी कहा जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। तो क्वेश्चन भी बन सकता है कि डोडा बेटा जो है चोटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, याद रखिएगा। क्लियर है? और ये समुद्र तल से 2623 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी ये बनाता है। डोडा बेटा जो शब्द है ये बुडुगुआ जो भाषा है, बुडुगु भाषा, इसमें अर्थ है बड़ा पर्वत डोडा बेटा का। ये जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है उदग मंडलम यानी कि ऊटी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित डोडा बेटा एक लोकप्रिय जो पर्यटन आकर्षण है यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रावी नदी का पुराना नाम आपसे। तो रावी नदी का जो पुराना नाम है ये पुरुषनी है, पुरुषनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है इसमें कांस्य युग की सभ्यता थी जो करीबन 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चली थी और इसके परिपक्व रूप में 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक थी। क्लियर है? रावी नदी का जो पुराना नाम है पुरुषनी या इरावती भी इसको कहा जाता है। अगर इरावती आपको दे रखा होगा तो आपका इरावती भी सही जवाब रहेगा। पुरुषनी या इरावती इसको पहले जाना जाता है, पुराना नाम है इसका।
पंजाब क्षेत्र में सिंधु प्रणाली की 6 नदियों में से एक है ये, और ये उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी जो पाकिस्तान है इसमें देखने को बेसिकली आपको मिलती है। अगला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा उपजाऊ पठार कौन सा है? तो दक्कन ट्रेफ हो जाएगा, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, और बेसाल्ट में बहुत महीन दाने वाली संरचना होती है, क्योंकि यह एक बहिर्मुखी जो है आग्नेय चट्टाने हैं। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि दक्कन का जो पठार है खनिज निक्षेपण और कुछ कीमती पत्थरों से समृद्ध है। क्लियर है? पठार का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है ये लावा प्रवाह या आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, जिससे ये दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी प्रांतों में से एक बन गया। दक्कन का जो पठार है ये एक त्रिभुजाकार भूभाग है, तो आप याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आपसे गोलाकार का यहाँ पर बने, तो कुछ कथन वाला भी बन सकता है कि कथन में बताइएगा इस हिसाब से। तो बताइए इनमें से कौन सा गलत है, इस फॉर्मेट में भी आपको बन सकता है, आपका कंसेप्ट आपके लिए रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चयन के लिए पात्रता संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस तरह का क्वेश्चन आपसे बना था। तो यहाँ पर जो कथन है ये उसे स्नातक होनी चाहिए, ये कोई मैटर नहीं करता है। भारत के उपराष्ट्रपति पद के चयन के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्रता जो है उसमें उसे भारत का नागरिक होनी चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुकी होनी चाहिए, और उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, और उसे भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी भी सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का जो कोई पद है ये नहीं रखना चाहिए। अनुच्छेद 58 ये कहता है, और ये जो है योग्यता भारत के राष्ट्रपति पद पर पात्रता के लिए चाहिए होती है, आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है विश्व मोहन भट्ट। अब गाइज ये जो क्वेश्चन है एज इट इज क्वेश्चंस, देखिए ये जो क्वेश्चंस अभी तक आपको बताए सारे के सारे ऑलरेडी हम आपको कवर करवा चुके हैं, और ये विश्व मोहन भट्ट वाला जो क्वेश्चन है अभी कल ही हमने कवर करवाया आपका। स्पेशली हमने जो वाग्यंत्र वाला वीडियो दिया, वाग्यंत्र और वादक वाला, उसमें हमने इस वीडियो को काफी अच्छे तरीके से कवर किया है। तो गाइज हम स्टैटिक जीके के काफी सारे वीडियोज ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जरूर से प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, वहां से आपके सारे जो क्वेश्चन है वो इस तरह के कवर हो जाएंगे। तो विश्व मोहन भट्ट जो है 1994 में कौन सा अवार्ड इनको मिला? प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार इन्होंने जीता है। किसके लिए मिला है? तो इनको मिला है किसके लिए? रुद्र वीणा के लिए, या मोहन वीणा भी आप इसको बोल सकते हैं। प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पंडित विश्व मोहन भट्ट, एल्बम ए मीटिंग, बॉय द रिवर विद और उडर, इसके लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। 2017 का कला संगीत के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार विश्व मोहन भट्ट को प्रदान किया। भट्ट एक ग्रैमी विजेता हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वादक है जो मोहन वीणा या रुद्र वीणा ये बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील दर्पण एक बंगाली नाटक था जो 1858-59 में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था, और बंगाल में फरवरी मार्च 1959 को नील विद्रोह या इंडिगो विद्रोह के लिए नाटक आवश्यक था, जब किसानों ने ब्रिटिश राज के तहत शोषणकारी खेती के विरोध में अपने खेतों में इंडिगो बोने से इनकार कर दिया था। दीनबंधु मित्र दीनबंधु मित्र जो है बंगाली नाटककार का जन्म हुआ था 1829 में, क्लियर है, और इनका जो मूल नाम था ये गंधर्व नारायण था, लेकिन इन्होंने इसे बदलकर दीनबंधु मित्र कर दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया विदेश व्यापार नीति से रिलेटेड कथन आपका दिया रखा था, आपको बताना था कि कौन सा कथन सही है। इस तरह का क्वेश्चन था। एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है वो तो हमें नहीं मिल पाया, बट डिटेल हम बता देते हैं आपको। विदेशी व्यापार जो नीति है, विदेशी व्यापार नीति या विदेश व्यापार नीति, ये क्या कहती है? तो विदेशी व्यापार नीति को प्रत्येक वर्ष नई योजना और संसाधनों के साथ नया बनाया जाता है। वैसे विदेशी व्यापार नीति ये होती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय प्रत्येक 5 वर्ष में समन्वित विदेशी व्यापार नीति की घोषणा करती है, जिससे कि एग्जिट नीति भी हम बोल सकते हैं, और हाल ही में इसे 1 अप्रैल 2015 को अगले 5 वर्षों के लिए घोषित किया गया था, और 2020 के बाद इसे नवीनीकृत किया जाएगा। यानी कि इस तरह से ये जो है 5 वर्ष के लिए बनाई जाती है, 5 वर्ष बाद फिर से इसको नवीनीकृत किया जाता है। इसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया जैसे भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विविध उपायों के आधार पर घोषित भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा बिहार में प्रांतीय सभा की जो स्थापना की थी ये किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में किसान सभा आंदोलन शुरू किया गया था, और 1929 में सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा BPKS का गठन किया था। अखिल भारतीय किसान सभा किसानों के अधिकारों और भारत में सामंतवाद विरोधी आंदोलनों के लिए काम करने वाला एक किसान मोर्चा है। इसकी जो स्थापना है 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे BCCI से रिलेटेड कि इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा है कहां पर है?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का गठन हुआ था दिसंबर 1928 को। प्रोविजनल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के रूप में इसका जो है गठन किया गया था। महत्वपूर्ण घरेलू अगर क्रिकेट टूर्नामेंट की बात करें तो इसमें रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईरानी कप, ये सारे जो ट्रॉफी है ये घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की अगर अपन बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई स्पोर्ट्स सिटी संयुक्त अरब अमीरात में है। और इसके अभी चेयरमैन कौन बने हैं? जे शाह बने हैं, जो कि बीसीसीआई के सचिव तो पहले, अभी हाल ही में इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आपसे बन जाए। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी ये किस वर्ष की गई थी? 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो गठन है सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए किया गया था। इसकी स्थापना की थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। क्लियर है? और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एक भारतीय चिकित्सक और सामाजिक जो सुधारक ये हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सुदर्शन झील कहाँ पर है? तो गुजरात का जो जूनागढ़ है यहाँ पर गिरनार पहाड़ियों के बीच में स्थित है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील गिरनार नामक पहाड़ियों के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है। और इस झील का जो निर्माण करवाया था मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनके आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, गोल्फ का सबसे पुराना क्लब कौन सा है? तो रॉयल कलकत्ता गोल्फ जो क्लब है ये गोल्फ का सबसे पुराना क्लब है, याद रखिएगा। रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब की स्थापना हुई थी 1829 में। इसे भारत का सबसे पुराना गोल्फ क्लब माना जाता है। ये ग्रेट ब्रिटेन जो है इसके बाहर स्थापित पहला गोल्फ क्लब भी है। और ये कलकत्ता, ये जो क्लब है कोलकाता में स्थित है। इसका एक समृद्ध इतिहास है जिसने कई प्रतिष्ठित गोल्फ टूर्नामेंटों की मेजबानी की है। क्लब के कुछ उल्लेखनीय सदस्यों में जो है प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर है सौरव गांगुली और पूर्व भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे जो ज्यादा दाल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक दाल उत्पादक जो राज्य है ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दाल उत्पादक राज्य है। वित्त वर्ष 2018 में अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश ने देश में कुल दाल का उत्पादन का 32.14% उत्पादन किया था। मध्य प्रदेश के अलावा दाल उत्पादन में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे भी राज्य जो है अग्रणी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी, 1973 में। भारत में राष्ट्रीय पशु बाघ की घटती आबादी के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में नो टाइगर रिजर्व के साथ शुरू किया गया था। ये जो टाइगर टास्क फोर्स की तत्काल सिफारिशों में से एक है। टाइगर टास्क फोर्स की शिकायतों या सिफारिशों के बाद NTCA इसको 2005 में शुरू किया गया था, नेशनल, है ना। और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के 2006 के संशोधन द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया और 6 सितंबर 2006 को यह लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना है कि 2023 अवार्ड्स में गायक के नाम पूछा था कि इनको कौन सा अवार्ड मिला। इस तरह से ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका नहीं बना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका दो तो क्वेश्चन बने वर्तमान में कौन क्या, एक मुख्यमंत्री वाला, एक मिनिस्टर वाला, और ये 2023 का एक बना है। यानी कि लेटेस्ट की अगर अपन बात करें तो एक तो 2023 का है, एक 2021 का है, दो 2024 के हैं। इस हिसाब से अभी तक कितने क्वेश्चंस करंट अफेयर के बने हैं आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे, चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो विजयालय हो जाएंगे। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था और उसका शासनकाल था 850 से 870 ईसा। विजयालय ने पांड्यों और पल्लवों के बीच युद्ध का लाभ उठाकर राजवंश की स्थापना की थी। उसने तंजावुर को एलंगो मुत्तरेयर से जीत लिया था और जो मुत्तरेयर वंश का अंतिम शासक था। तो मुत्तरेयर राजा सत्तान पलीयिल्लिन की मदद से उसने जो है तंजावुर राजवंश की स्थापना की थी। उनका जो उत्तराधिकारी उनके पुत्र आदित्य प्रथम ने लिया था। तो याद रखिएगा, उनका जो उत्तराधिकार लिया था उनके पुत्र आदित्य प्रथम ने लिया था। और तिरुवल्लुवर पत्र या तमिल ताम्रपत्र लेख में विजयालय ने तंजावुर शहर पर कब्जा करने का उल्लेख बेसिकली देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे। जंतु जगत से क्वेश्चन बना था, बता रहे थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला। रिलेटिव मेटल से कौन सा सक्रिय है, इस तरह से क्वेश्चन बना था, लिथियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, जो कि पूरे के पूरे हमने विद प्रूफ बता दिए हैं। ये हो सकता है आपको जो 26, 27 दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, तो इनमें से ये क्वेश्चन का एग्जैक्ट हमें पैटर्न नहीं पता चल पाया कि क्या क्वेश्चन थे।
बाकी आपको हमने पूरे के पूरे जो 25 क्वेश्चन है ये आपको बताने में आपकी हेल्प की है कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आज बने हैं। क्लियर है? हो सकता है इनमें से एक आध जो क्वेश्चन है इधर उधर हो, तो आप सभी के लिए हम इतने क्वेश्चंस लेकर आए हैं 100% एक्यूरेट एनालिसिस है जो कि यहाँ पर हमने करवाया है। क्लियर है? और आप सभी को ये जो पेपर है ये कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। गाइज अभी जाइएगा नहीं अभी, क्योंकि हम और भी आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के काफी सारे टॉपिक्स कवर करवाने वाले हैं। तो आप सभी बने रहे इस वीडियो में। फटाफट स्टार्ट करते हैं। आप सभी कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि आज का पेपर कैसा था, कितना अटेम्प्ट किया है आपने और किस तरह के जो टॉपिक है आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। खैर हमने पूरा कवर करवा दिया, बट आपके अकॉर्डिंग भी अगर जो हार्ड लग रहा है, पैटर्न कैसा है बाकी सब्जेक्ट में, वो बता सकते हैं। और गाइज ये स्पेशल कोर्स है हमारा जो कि एसएससी सीजीएल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ये एसएससी जीडी की नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा। ये एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। तो गाइज इन पर जो है काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें काफी ज्यादा टेस्ट है। आप एक बार डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा। सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट सारी चीजें डली है, फुल लेंथ टेस्ट, पीडीएफ नोट्स वगैरह दुनिया भर की चीजें इसमें डली है। डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जरूर से विजिट करिएगा, आपको वहां से काफी सारी चीजें पता चलेंगी। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो जरूर से इनरोल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैथ्स की, रीजनिंग और इंग्लिश की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। तो देखिए ये टॉपिक है आपका पूछा गया, इससे क्वेश्चन बने हैं। क्षेत्र मिति मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा प्रतिशत से, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन बने। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन है। एसआईसीआई से 1 क्वेश्चन बना है। एवरेज से 1 क्वेश्चन बना है। इसके अलावा ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। हम यहाँ पर बेसिकली टॉपिक आपको बता रहे हैं ताकि आप उन टॉपिक को अच्छे से कवर कर ले। टीआई से 3 क्वेश्चन आपके बने हैं। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन आए। और आपको बताइए मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चंस याद रखना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो क्वेश्चंस हमें नहीं मिल पाए, हमें ओनली टॉपिक ही बताए उन्होंने, तो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन बने हैं। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से 2 क्वेश्चन बने हैं। रेशियो से 1 क्वेश्चन आपका बना है, सिक्के वाला प्रश्न पूछा गया था। पाइप टंकी से 1 क्वेश्चन है। ट्रेन से 1 क्वेश्चन आपका बना है। तो ये टॉपिक जो हमें मिले, हो सकता है कुछ और भी आपके एग्जाम में टॉपिक बने हो, बट हमें जितना मिला है हम आपको उतना बता रहे हैं। ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, विद एग्जैक्ट बता रहे हैं कितने क्वेश्चन कहाँ से बने। चलिए रीजनिंग को देख लेते हैं। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन आपका बना है। सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन बने। वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन बने हैं। एनालॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन बने हैं। 5 से 2 क्वेश्चन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया। सिलोज्म से 2 क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आपका बना है। मिरर इमेज से 2-3 क्वेश्चन है। काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन। फिगर सीरीज से 2 है। वर्ड फॉर्मेशन से भी 1 क्वेश्चन आपका बना है। तो इस तरीके का यह फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। अगर बात करें हम इंग्लिश की तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 3 क्वेश्चन बने हैं। क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन बने हैं। स्पोर्टिंग एरर से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं। आइटम फ्रेसेस से 1 क्वेश्चन आपका बना है। एंटोनियम से 1 क्वेश्चन है। सिनोनियम से भी 1 क्वेश्चन है। हो सकता है इनमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफी चाहेंगे उसके लिए, क्योंकि हमने स्पीड में लिखा है थोड़ा सा ये सारी चीजें, तो हो सकता है थोड़ा बहुत, वैसे एरर तो नहीं होना चाहिए बट हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो, तो आपसे पहले ही हम माफी मांग लेते हैं, है ना। वही से आपका 2 क्वेश्चन है। फिलर से भी आपका 1 क्वेश्चन है। तो ये कुछ आपको हमने टॉपिक बताए मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के, जहां से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप इन टॉपिक को देख कर जाए। आगे हम 1-2 शिफ्ट और कवर कर लेंगे, उसके बाद में श्योर हो जाएंगे कि इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, ताकि हम आपको कह पाए कि उस टॉपिक को आप 100% अच्छे से कर लीजिएगा। क्लियर है? तो ये चीजें हैं। आज का पेपर हमने पूरा का पूरा आपको कवर करवा दिया, है ना। पूरा का पूरा पेपर कवर करवा दिया 100 नंबर का, कहाँ से किस तरह का कैसा कैसा क्वेश्चंस बने। आई थिंक यहाँ से काफी हेल्प आपको मिली होगी। आप सभी को अगर हेल्प यहाँ से मिली है, वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। और आपको अगर वीडियो पसंद आया गाइस तो इस चैनल को सपोर्ट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम आगे आने वाले दिनों में और एडवांस तरीके का एनालिसिस जो है आपको करवा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। क्लियर है? ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से विजिट करिएगा, क्योंकि काफी एडवांस है। और एक बार डेमो चेकआउट करिएगा, आप एटलीस्ट डेमो चेकआउट करिएगा, उसके बाद में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन आप कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।